नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, हमने पहले वाले वीडियो में साथियों इस जो विद्युत वाहक बल का समीकरण है साथियों इसको देख लिया था। और साथियों ये जो सूत्र है इसको आप लोगों को एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न ज़्यादातर आंकिक प्रश्न बनते हैं। तो साथियों इसको आप लोग याद कर लीजिए। और रही बात इस वीडियो के लास्ट में, जब हम जनरेटर ख़त्म कर लेंगे, डीसी जनरेटर ख़त्म कर लेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे साथियों, आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन है साथियों, इसको सॉल्व करके एक बार आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग एकदम हूबहू सूत्र को याद कर लीजिए। और चलिए हम लोग उसका क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर का क्या करते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, कितने टाइप के जनरेटर होते हैं उसको देखते हैं। और बारी बारी से एक किनारे से साथियों डीसी जनरेटर को पढ़ेंगे, जो वही चीज़ पढ़ेंगे साथियों जो हमारे परीक्षाओं में आता है। जैसे कि साथियों जो डीसी जनित्र है, और ख़ास करके साथियों यूपी पीसीएल TG2 और ALP वालों के लिए साथियों यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर साथियों आप लोगों को विश्वास नहीं है तो एक बार वीडियो देख करके आप जा करके कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, उसमें से अधिक प्रश्न अगर फंसे ना तो आप लोग कहिएगा। ठीक है, तो आप लोग साथियों इसको देखिए, इस वीडियो को। ठीक है, और जा करके प्रश्न को सॉल्व करिए। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है डीसी जनित्र का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, जो डीसी जनित्र है उसका वर्गीकरण, हम कितने टाइप के जनित्र पढ़ते हैं उसको दिया गया है। जैसे कि दिया हुआ है प्राइमर मूवर के आधार पर। ठीक है साथियों, ये क्या है, प्राइमर मूवर के आधार पर। ठीक है, दूसरा है उत्तेजना प्रणाली पर आधारित। ठीक है साथियों, उत्तेजना प्रणाली पर आधारित। अब देखिए प्राइमर मूवर के आधार पर जितने जनरेटर होते हैं, हाइड्रो टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, डीजल इंजन। साथियों ये जो टर्बाइन होते हैं इनको भी हम लोग क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जाता है वहीं पे ये साथियों ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। तो हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी खाली इसके हम क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेटर को देख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ देखिए जो उत्तेजन प्रणाली है साथियों, उसमें एक होता है स्व उत्तेजन, एक होता है पृथक उत्तेजना प्रणाली। ठीक है, जिसमें बाह्य स्रोत क्या किया जाता है साथियों, उत्तेजन करने के लिए जोड़ा जाता है। अब उत्तेजना प्रणाली में आता है सीरीज जनित्र, उसके बाद संट जनित्र, संट जनित्र के बाद आता है साथियों एक आता है कंपाउंड जनित्र। क्या आता है साथियों, कंपाउंड जनित्र। तो देखिए यहाँ जो कंपाउंड जनित्र है उसमें भी आता है एक लांग, इसमें संट में एक लांग संट जनित्र और एक शार्ट संट जनित्र होता है साथियों। ठीक है, और यहाँ देखिए कंपाउंड जनित्र में होता है कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आप पृथक उत्तेजन प्रणाली को समझते हैं और देखते हैं साथियों। ठीक है, जैसे कि हेडिंग लग गया है। ठीक है, हेडिंग में दिखाया गया है आप लोगों को पृथक उत्तेजना प्रणाली। ठीक है, तो पृथक उत्तेजना प्रणाली क्या होता है साथियों, जैसे कि अगर पृथक उत्तेजना प्रणाली से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें उत्तेजना जो होती है, जो हम डीसी जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए जो जो सिस्टम होता है या स्रोत होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, बाहर से सप्लाई करते हैं, मतलब अलग से सप्लाई को देते हैं, इसलिए इसे पृथक उत्तेजना प्रणाली कहते हैं। यानी इसका जो उत्तेजना होता है वो क्या होता है साथियों, अलग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिगर देख रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये वाह उत्तेजना प्रणाली के फिगर है। साथियों इस फिगर को आपको एकदम देख करके याद हो जाना चाहिए कि ये जो उत्तेजना प्रणाली है साथियों, ये वाह वाला स्रोत, ठीक है, ये बाहर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक डीसी कोई भी चीज़ जैसे बैटरी वगैरह क्या करते हैं, लगा देते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं कि ये जो फाई दिख रहा है आपको, यहाँ एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है साथियों, यहाँ लगाते हैं हम परिवर्तित प्रतिरोध, ताकि इस फ्लक्स को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है साथियों, तो ये जो IF लिखा हुआ है ये साथियों फील्ड धारा है। ठीक है, और यहाँ जो है ये फाई जो है ये चुंबकीय फ्लक्स है, और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग ये परिवर्तित क्या है साथियों, प्रतिरोध है। ताकि हम साथियों, जैसे कि आप प्रतिरोध को जानते होंगे कि अगर प्रतिरोध जो होता है साथियों इसको ये धारा पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, यहीं से हम धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए इस वाले में हम एक क्या किए हैं, जनरेटर लगाए हुए हैं। ठीक है, क्या लगाए हुए हैं साथियों, जनरेटर लगाए हुए हैं। ठीक है, वहाँ उसका ये जो RA लिखा हुआ है वह आर्मेचर प्रतिरोध है। ठीक है साथियों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए RA जो है साथियों वह क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध है। क्या है साथियों, आर्मेचर प्रतिरोध है। और यहाँ जो दिया हुआ है साथियों IA, ये आर्मेचर धारा है, और IL जो दिख रही है साथियों ये लोड धारा है। यहाँ जो देखिए RL ये जो है लोड प्रतिरोध है। यहाँ VL जो है लोड वोल्टेज है साथियों। जैसे कि जनरेटर में आप लोग जानते हैं कि यहाँ जितना विद्युत वाहक बल का उत्पादन होगा यहाँ नहीं होगा साथियों, क्योंकि यहाँ कुछ त्रुटियां भी होती हैं। और साथियों EG जो होता है हमारा, EG यानी
ये जी से होता है साथियों, जी का मतलब होता है जनरेटर, ई का मतलब क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसका जो साथियों प्रतिरोध होता है, ठीक है, यानी आर्मेचर जो प्रतिरोध होता है साथियों वह 1 ओम से कम होता है, कभी भी 1 ओम से ज़्यादा ये नहीं होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ देखिए, यहाँ जो हम इसको समझने के लिए, जैसे अगर फाई का मान, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाई समानुपाती आई एफ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ साथियों जो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, इसके मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो फील्ड धारा है साथियों उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती का मतलब ही होता है साथियों अगर एक का मान बढ़ाते हैं तो एक का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी डिफिनेशन पे हम कुछ सूत्रों को आकलन करेंगे साथियों। जैसे कि देखिए यह सूत्र हमने पहले ही देख चुका है कि यहाँ पहले E बराबर फाई जेड बटे 60 गुणे पी ए था साथियों। ठीक है, तो यहाँ अब जनरेटर है इसलिए हम क्या किए हैं, इसको ईजी लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं साथियों, ईजी लगा दिए हैं। तो ईजी बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणे पी बटे ए। यहाँ पी पोलों की संख्या है, ये समांतर पथों की संख्या है, एन साथियों आरपीएम होता है, जेड जो होता है प्रखांचों की संख्या, फाई जो होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है साथियों। देखिए अब यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं साथियों, यहाँ देख रहे हैं इस फील्ड, यहाँ जो जनरेटर में हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि साथियों ये देखिए यहाँ अगर हम फील्ड धारा को बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब फील्ड धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ेगा तो साथियों ईजी का मान भी, विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए देखिए अब इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करते हैं साथियों, अगर देखेंगे जनरेटर में देखेंगे तो इसके पोल और जेड, ठीक है, जो जेड है मतलब प्रखांचों की संख्या, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक रखते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम नियतांक रख देंगे तो ईजी का मान क्या हो जाएगा साथियों, के फाई जेड एन, जहाँ के क्या होगा साथियों, नियतांक होगा। तो साथियों यहाँ देखिए ये जो ये होता है साथियों, जो आर्मेचर धारा होता है वह लोड धारा के क्या होता है साथियों, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि यहाँ देखिए जो आर्मेचर और लोड धारा लगे हुए हैं वो क्या है, समांतर और समांतर में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ जो लगे हुए हैं क्या है साथियों, ए भी क्या है, समांतर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लोड धारा जो होता है साथियों वो आर्मेचर धारा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ ये जो सूत्र है साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए अगर फील्ड, यहाँ देखिए अगर फील्ड धारा का मान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो ईजी का मान क्या हो रहा है साथियों, बढ़ रहा है। अब साथियों एक मुख्य चीज़ यहाँ पे ये आता है कि यहाँ देखिए लोड अभिलक्षण एक आता है। क्या आता है, लोड अभिलक्षण, मतलब जब हम लोड देते हैं किसको, जनरेटर को, ठीक है, जब हम जनरेटर को लोड देते हैं तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा साथियों। ठीक है, तो यह परीक्षाओं में हमेशा बार बार पूछा जाता है, और किनके बीच बनेगा ये भी होता है। तो साथियों यहाँ देखिए लोड अभिलक्षण जो होता है साथियों, तो लोड अभिलक्षण जो होता है ईजी और आईएल के बीच ही बनता है। किसके बीच बनेगा, ईजी और आईएल, मतलब लोड धारा और विद्युत वाहक बल के बीच ही बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोड अगर बढ़ाएंगे तो इस पे क्या होता है साथियों, फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम जो देखते हैं साथियों लोड अभिलक्षण में, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम केवीएल का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं साथियों, केवीएल। जैसे कि साथियों यहाँ आप लोग फिगर में देखिए एक बार, ठीक है, यहाँ जो ईजी है यहाँ माइनस से चालू करते हैं साथियों, यहाँ प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, फिर केवीएल का जो लगाते हैं इस तरह से सूत्र लगाते हैं साथियों। तो यहाँ ईजी क्या करते हैं साथियों, हम लोग ईजी जो होता है साथियों इसको प्लस लेते हैं और बाकी जितना भी होता है उसको हम माइनस में लेते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ आर्मेचर धारा हुआ और यहाँ प्रतिरोध हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, ठीक है, उसके बाद में यहाँ आईएल आरएल लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं इसको लेते चले जाते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही नियम केवीएल का नियम यहाँ लगाया गया है। देखिए केवीएल के नियम, पहले हम क्या करते हैं ईजी को प्लस लेते हैं, उसके बाद में धारा आई ए इंटू आर ए लेते हैं, उसके बाद फिर माइनस आई एल इंटू आर एल बराबर क्या होता है साथियों, 0 होता है। अगर केवीएल का नियम आप लोगों को पता नहीं है कैसे लगाया जाता है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए वीएल जो होता है साथियों, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वीएल होता है वी बराबर आई आर होता है, आप लोग ये भी जानते होंगे वी बराबर आई आर। ठीक है, तो यहाँ जो आई एल आर एल है वहाँ हम क्या लिख रहे हैं साथियों, वीएल लिख देंगे।
ईजी तो ईजी ही रहेगा, और यहाँ जो आई ए इंटू आर है उसको क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र हमको क्या होगा साथियों, मिल जा रहा है। कौन सा सूत्र, वी एल बराबर ईजी माइनस आई ए आर है। साथियों ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जब जनरेटर रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है, अगर मोटर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक जो लोड अभिलक्षण बन रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए वी और ई एल के बीच क्या होता है साथियों, लोड अभिलक्षण है। तो साथियों जब लोड हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ईजी में क्या हो रहा है साथियों, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन जो हो रहा है वो आई ए आर ए के कारण हो रहा है, मतलब आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध के कारण हो रहा है। और इसी परिवर्तन को हम क्या, इसी परिवर्तन को हम लोग डूपिंग लक्षण कहते हैं साथियों। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों, डूपिंग लक्षण कहते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, डूपिंग अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सूत्र साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र अगर सवाल जब लगाएंगे साथियों तो यहाँ जब मान दिया रहेगा आपको, तो फिगर की तरह आप लोग जब बनाएंगे, यहाँ मान जब दे दिया जाएगा साथियों, मान लीजिए आर ए का मान दे दिया है, तो आर ए का मान अगर दे दिया तो आई ए का मान आपसे पूछेगा। ठीक है, या आर एल का मान पूछेगा, या वी एल का मान पूछेगा, या आई एल का मान पूछेगा, या ई जी का मान दे दिया जाएगा, या ई जी का मान पूछेगा। तो साथियों इस सूत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक बार इसी को हम लोग देखते हैं। लोड, अब तक तो लोड अभिलक्षण था, जब हम मोटर पे क्या कहते हैं, जनरेटर पे लोड लगाते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ क्या बना था और इसका क्या बन रहा है। ठीक है, तो अभिलक्षण देखिए, यहाँ चुंबकीय अभिलक्षण देख रहे हैं, नो लोड अभिलक्षण का। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक क्या हुआ है साथियों, पृथक उत्तेजना प्रणाली हुई है, और ये हमारा क्या है साथियों, जनरेटर है। ठीक है, तो जब हम लोड को क्या करेंगे, एकदम जीरो रखेंगे, मतलब लोड ही नहीं देंगे, तो आई एल का मान क्या हो जाएगा साथियों, जीरो हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या साथियों, ये जो फाई, ठीक है, हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ लिया है, फाई समानुपाती क्या होता है, आई एफ होता है। क्योंकि जब फाई का मान यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, ये आई एफ, यानी ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये आई एफ पे क्या करता है साथियों, डिपेंड करता है। तो इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ईजी समानुपाती फाई होता है, मतलब ये भी यही, इसका संबंध भी ईजी समानुपाती फाई। अब दोनों को मिला करके हमें जो मिल रहा है साथियों, ईजी समानुपाती आई एफ, यानी ईजी का मान अगर बढ़ाएंगे तो आई एफ का मान भी बढ़ेगा। ठीक है साथियों, आइए चलिए इसके हम लोग अभिलक्षण को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो अभिलक्षण है, यहाँ जो अभिलक्षण है साथियों, ये ईजी और आईएफ के बीच क्या हो रहा है, चुंबकीय संतृप्त की स्थिति वाला जो होता है वो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं। साथियों अगर आप लोग देख रहे हैं कि ईजी का मान हम बढ़ा रहे हैं तो आईएफ का मान भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ईजी का मान बढ़ा रहे हैं तो आईएफ का मान बढ़ रहा है, यानी इस मान को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो यह बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक क्या होगा साथियों, बढ़ेगा नहीं। जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर में देखिए एक बार, यहाँ जो दिया हुआ है स्थिति के बाद क्या हो रहा है, ये घट रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त बिंदु कहते हैं। ठीक है साथियों, यह जो होता है वाई कोर यहाँ साथियों एक गलत लिख दिया गया है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है साथियों, यहाँ पैरोमैग्नेटिक लिख दिया गया है, पैरोमैग्नेटिक। तो इसी के कारण ये साथियों क्या होता है और ये जो इसका हिंदी नाम होता है इस्पात में। ठीक है, इस्पात होता है। तो यहाँ आप लोग इस चीज़ को देखिए साथियों, ठीक है। और आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, स्व उत्तेजना प्रणाली हम लोग देखते हैं। मतलब अब तक पृथक उत्तेजना प्रणाली पढ़े हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्व उत्तेजना प्रणाली पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें हमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसमें पॉइंट है, इसमें बाह्य सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है। क्या नहीं की जाती है साथियों, बाह्य सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है। लेकिन अगर बाह्य सप्लाई प्रदान नहीं करते हैं तो कुछ शर्त भी होती है, जिसको हम लोग क्या किए हैं, आवश्यक शर्त के रूप में लिखे हुए हैं। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ दिया हुआ है अपशिष्ट चुंबक का होना। ठीक है, इसमें जो स्व उत्तेजना प्रणाली होती है इसमें अपशिष्ट चुंबक होना आवश्यक है साथियों। ठीक है, अगला देखिए, आर्मेचर की गति क्रिटिकल गति से अधिक नहीं होनी चाहिए साथियों। जो केवीएल होता है यानी क्रिटिकल गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए आर्मेचर का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, जो क्रांतिक कहलाता है साथियों। ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना
चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए आर्मेचर बाइंडिंग एवं फील्ड बाइंडिंग की ध्रुवता क्या होती है साथियों, समान होना चाहिए। यहाँ देखिए फ्लैशिंग विध, साथियों फ्लैशिंग विध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम स्टार पे लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक है, फ्लैशिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्लैशिंग आवश्यक चुंबक को समाप्त होने पर पोलो वाह स्रोत से संयोजित कर पुनः अपशिष्ट चुंबकत्व धारण करने की विधि को हम क्या कहते हैं साथियों, फ्लैशिंग कहते हैं। जैसे कि साथियों जो जनरेटर हमारे शादी और यहाँ शादी ब्याह में चलता है साथियों, कभी कभी उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपशिष्ट चुंबक ही गायब हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि हम उसको वाह स्रोत से क्या करेंगे, बैटरी हुआ या 12 वोल्ट की बैटरी हुई या किसी और वोल्ट की बैटरी से हम क्या करें, अगर उसमें जोड़ देते हैं जनरेटर को, ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको जोड़ देते हैं तो उसमें अपशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। और साथियों उसी को हम क्या कहेंगे, फ्लैशिंग विधि। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेटर को चालू कर देंगे, जनरेटर क्या करेगा, करंट देना चालू कर देगा साथियों। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, शंट जनरेटर को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, शंट जनरेटर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शंट जनरेटर में क्या होता है कि साथियों यहाँ देख लीजिए आप लोग, शंट जनित्र। ठीक है, शंट जनित्र का मतलब है ये होता है कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है साथियों, ये वो क्या होता है, शंट में होता है। शंट का मतलब समांतर क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ ईजी मतलब ये जनरेटर है। ठीक है, ये IA यानी आर्मेचर धारा, यहाँ दिया हुआ है RA यानी आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ RL लोड लगा हुआ है, VL ठीक है, यहाँ लोड प्रतिरोध, और VL क्या हुआ, लोड वोल्टेज। यहाँ जो IL हुआ साथियों, ठीक है, IL यहाँ मतलब लोड धारा, और ये जो हुआ क्या हुआ साथियों, ISH, इसका मतलब शंट धारा हुआ। ठीक है, यहाँ ये जो है क्या है, शंट प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखिए इसके समांतर क्रम में जब हम इसको बाइंडिंग को लगा देंगे, ठीक है, मतलब फील्ड बाइंडिंग को लगा देंगे, ठीक है, तो इस ये क्या कहलाएगा, शंट कहलाएगा साथियों। अब चलिए शंट के फार्मूले को देख लेते हैं साथियों। ये आप लोग देखिएगा ऊपर, तो इसमें जब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए IA ठीक है बराबर IL प्लस ISH। ठीक है, मतलब अगर RA का मान आपको पूछ रहा है तो ये दोनों मान दिया रहेगा, तो इसके योग के बराबर क्या होगा, आर्मेचर धारा होगी। क्या होगी साथियों, आर्मेचर धारा, यानी शंट फील्ड, शंट धारा और लोड धारा। ठीक है, योग को हम क्या कहेंगे साथियों, आर्मेचर धारा। अब यह विधि होती कैसे है साथियों, तो इसको आप लोग जान लीजिए। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से क्या करते हैं साथियों, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ से जो धारा बहती है वो दो दिशाओं में चली जाती है, कुछ इधर चली जाती है, कुछ इधर चली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, बंट जाते हैं साथियों। ठीक है, तो बंटने के बावजूद तब ये सोचिए अगर धारा दोनों बंट रही है तो इसका योग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा साथियों। ठीक है, अब यहाँ आइए देखिए ISH बराबर VL बटे RSH, मतलब अगर ISH का मान आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो लोड धारा होगी, ठीक है, और बटे शंट धारा के क्या होगी साथियों, ये बराबर होगा। ठीक है, ये भी फार्मूला है साथियों, इसको भी याद करना होगा आपको। ठीक है, नहीं तो हम न्यूमेरिकल प्रश्न लगाएंगे तो फिगर बना के लगाएंगे साथियों, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ जब आगे चलेंगे साथियों, तो यहाँ देखिए हम लोग KVL का नियम लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं, KVL। अब KVL लगेगा कैसे, हमने थोड़ा सा पहले भी बताया था KVL। अब देखिए यहाँ आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ दोनों फिगर ठीक ठाक मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो A है, यानी यहाँ देखिए हम EG को ले रहे हैं। ठीक है, आर्मेचर जो यहाँ विद्युत वाहक बल है उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, EG ले रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है साथियों, प्लस है, तो प्लस में इसको हम लेंगे, और बाकी जितने भी हैं साथियों माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस लिए और बाकी को माइनस रखिए। ठीक है, खैर ये जो KVL का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए EG यहाँ हमने माइनस RA इंटू IA ले रहे हैं साथियों। कितनों लोगों के दिमाग में ये जाता होगा कि यहाँ RA प्लस IA क्यों नहीं हम ले रहे हैं। ठीक है, तो साथियों जैसे कि यहाँ जो होता है, जो प्रतिरोध होता है साथियों, वह जो धारा I बराबर क्या होता है साथियों, V बटे R होता है, या V बराबर क्या होता है साथियों, IR होता है। तो IR को हम क्या करते हैं, एक ही साथ में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब KVL का नियम आप लोग लगाइए। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं IA ले लिए, यहाँ से EG ले लिए, उसके बाद में IA, उसके बाद माइनस IA RA ले लिए, माइनस IA RA ले लिए। अब बच रहा है क्या, हम इधर लगा रहे हैं, तो IL और RL बच रहा है। ठीक है, मतलब RL यहाँ है, IL यहाँ है। ठीक है, मतलब ये लोड धारा और प्रतिरोध
लोड धारा और लोड प्रतिरोध, ठीक है, बराबर 0 यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो है आपको देखिए यहाँ तो Eg बराबर हम माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस वी एल बराबर क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, ठीक है साथियों। अब इस दिमाग में आता होगा यहाँ आई एल आर एल के जगह पे वी एल क्यों आता है, तो साथियों हमने पहले ही बताया था V बराबर आई ए इंटू आर ए होता है। यहाँ आर्मेचर प्रतिरोध है और नहीं तो V बराबर आई ए आर ए होता है, ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए अब वी एल बराबर क्या होता है साथियों, वी एल बराबर होता है Eg माइनस आई ए इंटू आर ए। मतलब ये जो वी एल होता है मतलब लोड वोल्टेज, अगर लोड निकाला जाए लास्ट में जितना भी हमें शाफ्ट पे जो भी शक्ति या वोल्टेज प्राप्त होगा साथियों, इसमें तो शाफ्ट कहाँ से होगा, ये जनरेटर है, ठीक है। तो जाके लास्ट पॉइंट पे जहाँ हम लोग स्रोत को जोड़ते हैं वहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो साथियों Eg माइनस आई ए इंटू आर ए के क्या होगा साथियों, बराबर मिलेगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए साथियों नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और यही नो लोड अभिलक्षण से हम लोग क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।